अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो 2 हिस्सों में होगा। पहले वाले पार्ट को, पहले वाले फ़ेज़ को, पहले वाले हिस्से को हम कहेंगे लाइट रिएक्शन और दूसरे वाले फ़ेज़ को हम कहेंगे डार्क रिएक्शन, ठीक है जी? तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये 2 स्टेजेस के अंदर जो है आपका फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अब हम इसमें से पहले वाले स्टेज को स्टार्ट कर लेते हैं जी और उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है जी? तो फर्स्ट स्टेज क्या कहलाती है? लाइट रिएक्शन। इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन को आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है जी ऐसे, या इसका मतलब क्या होता है, या इसके अंदर है क्या मामला? ये जो फेस होता है ना लाइट रिएक्शन, इसके अंदर लाइट एनर्जी चाहिए आपको, डायरेक्टली लाइट एनर्जी चाहिए। यानी कि ये फेस बगैर लाइट के हो ही नहीं सकता। इसके अंदर आप देखोगे कि लाइट एनर्जी इस्तेमाल होगी, लाइट एनर्जी की ज़रूरत होगी। ज़ाहिर बात है ज़रूरत होगी, इस्तेमाल होगी, और अगर लाइट नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है फिर ये रिएक्शन नहीं होता। तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, यानी इस स्टेज में, इस फेज के अंदर रोशनी की ज़रूरत होगी, वही सनलाइट, नॉर्मल लाइट जो भी होगी उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। जबकि जो दूसरा वाला है डार्क रिएक्शन, उसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लाइट की ज़रूरत नहीं होती, रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर रोशनी के होता है। अच्छा, अब बगैर रोशनी का मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन रात में हो रहा है, लाइट रिएक्शन दिन में हो रहा है। अक्सर में लोगों के कन्फ्यूजन पाई जाती है कि जी लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि ये दिन में होगा और डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि ये लाइट रात में होगा। ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि सारा जी फोटोसिंथेसिस जो है खाली सात दिन के अंदर तमाम लाइट रिएक्शंस होगा जी 25-30, और फिर उनके जो डार्क है वो रात के अंदर डार्क रिएक्शंस हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हमेशा ये दोनों लगातार ही होंगे। आपका पहले पे जैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा तो पहले लाइट रिएक्शन होगा, उसके बाद डार्क रिएक्शन होगा। ये नहीं है कि लाइट रिएक्शन के बाद रुक जाएगा मामला, रात का इंतजार हो रहा है और फिर डार्क रिएक्शन किया जा रहा है, नहीं। हमेशा लाइट, लाइट के बाद डार्क। बस फर्क क्या है जी कि लाइट रिएक्शन में रोशनी की ज़रूरत होती है, बराह रास्त आपको रोशनी की ज़रूरत पड़ रही होगी, रोशनी इस्तेमाल होगी, और डार्क रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल नहीं हो रही होती, बगैर लाइट के वो वाला प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन होते दोनों लगातार है। तो हम कह सकते हैं कि दिन में होता है फोटोसिंथेसिस, रात में नहीं होता। रात दिन में क्यों होता है? क्योंकि दिन में पहले ये वाला फेस हो जाएगा, क्योंकि रोशनी है, फिर ये वाला फेस हो जाएगा। जबकि रात में ये वाला फेस नहीं होगा, तो जाहिर बात है फिर जब पहला फेस ही नहीं हुआ तो दूसरा फेस कैसे होगा? तो दूसरा फेस भी नहीं होता। तो लाइट और डार्क रिएक्शन में ये मत जहन में लाइएगा कि लाइट का मतलब होता है कि दिन में हो रहा है, डार्क का मतलब होता है अंधेरे में हो रहा है। लाइट रिएक्शन क्या होगा जी कि ये लाइट डिपेंडेंट होता है, इसमें लाइट की ज़रूरत होगी, लाइट इज़ नेसेसरी होगी इसके अंदर। जबकि दूसरे वाला जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट होता है, लाइट की ज़रूरत नहीं होती। लाइट इज़ नॉट डिपेंड रिक्वायर्ड, लाइट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लाइट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क होता है, इसमें रोशनी चाहिए, इसमें रोशनी नहीं चाहिए। पहले फेज़ ये वाला होगा, उसके बाद ही ये वाला होगा। पहले एक वाला हो जाए, फिर बहुत सारे ऐसे पहले लाइट रिएक्शंस हो जाए, फिर आखिर में लाइट डार्क रिएक्शन, वैसे नहीं होगा। पहले एक लाइट, फिर एक डार्क, फिर एक लाइट, फिर एक डार्क, नहीं तो मॉलिक्यूल्स की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट और डार्क रिएक्शंस का मेजर फ़र्क हो जाएगा। लाइट रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर लाइट की ज़रूरत होगी, रोशनी की ज़रूरत होगी, इसमें रोशनी इस्तेमाल होगी, बगैर रोशनी के ये वाला रिएक्शन नहीं होता। ये पहला फेस होगा फोटोसिंथेसिस का, फिर इसके अख्ताम पर फ़ौरन से डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगा। डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगा। डार्क रिएक्शन को हम डार्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें रोशनी की ज़रूरत नहीं हो रही होती, बगैर रोशनी के वो हो जाता है। तो ये लाइट रिएक्शन हो गया जी, पहले हम इसको स्टडी करेंगे। लाइट डिपेंडेंट होता है, इसके अंदर आपको लाइट की ज़रूरत होगी। ये कहाँ होता है जी? ये होता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में ये रिएक्शन होता है। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में ये रिएक्शन होता है। और इसके अंदर क्या होगा ये तो हम बात करते हैं, पहले ये देखते हैं थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन क्या है। हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है जी, अल्लाह आपका भला करे, फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया हुआ है कि लीफ के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें ये चीज़ पाई जा रही होती है, क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ऑर्गेनल, उसमें होता है ये रिएक्शन। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखें, तो ऐसा ओवल शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। बे यार,
ऐसा ओवल शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है जी। डबल मेम्ब्रेन होता है, इसलिए मैंने इसको डबल मेम्ब्रेन करा है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम जरा। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है ये पहले ये जैसे मैंने कहा ना आपको कि लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, तो ज़रा उसको समझने के लिए ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी, वो डबल होती है जी। एक आउटर होगी, एक डबल हो, एक इनर होगी, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। अगर हम इसको देखें अंदर, तो हमें इसके अंदर ऐसे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, ऐसे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐसे। और वो भी स्टैक फॉर्म में होते हैं, यानी गुच्छा बना हुआ होता है, एक के ऊपर एक होते हैं, ऐसे गड्डी बनी हुई होती है। ज़रूरी नहीं है गड्डी बनी हुई हो, कुछ आपको थैलेकॉइड्स जो है वो अलग अलग भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जी कि थैलेकॉइड आपको अलग अलग मिले, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ अलग अलग नज़र आ रहा है हमें थैलेकॉइड। तो ऐसा भी हो सकता है कि थैलेकॉइड्स अलग अलग हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही लाइन में हो। तो इनको हम कह रहे होते हैं, ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है ना, इनको हम कहते हैं ये थैलेकॉइड्स है। ये थैलेकॉइड्स होती हैं। और अगर आप पूरी एक ये स्टैक ले लो ना, बहुत सारे थैलेकॉइड जो गड्डी बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं ग्रैनम। ग्रैनम, ठीक है। बाकी ये जितना भी अंदर चीज़ भरी हुई, ये फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये सारा इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये इसका जो है आपका, अल्लाह आपका भला करे, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है कि जिसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, अंदर जो है वो फ्लूइड भरा हुआ है जिसको आप स्ट्रोमा कहते हो, और स्ट्रोमा के अंदर जो है आपको डिस्क टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको आप कहते हो थैलेकॉइड। कुछ जगहों पे थैलेकॉइड इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ जगहों पे ये थैलेकॉइड जो है वो स्टैग यानी गड्डी की सूरत में होते हैं, उस गड्डी को आप कह रहे हो तो ग्रैनम। ये जो लाइट रिएक्शन होता है ना, ये थैलेकॉइड में होता है। लाइट रिएक्शन जो है वो आपका इनमें होगा, थैलेकॉइड्स के अंदर होगा, यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, जबकि डार्क रिएक्शन जो होगा ना, दूसरा वाला फेज, वो यहाँ स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन, ये इनकी साइड्स होती है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन आपको मिलेगा जी थैलेकॉइड के अंदर, जबकि स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होगा डार्क रिएक्शन। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम थैलेकॉइड को भी देखें, यानी अगर एक थैलेकॉइड का भी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं आपके सामने, तो ऐसा होगा जी, ये इसकी मेम्ब्रेन होगी, ये थैलेकॉइड बना रहा हूं मैं आपको। थैलेकॉइड होगा जी, ये इसकी मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, अब इसकी मेम्ब्रेन वैसी होगी जैसे वो फ्लूइड मोसाइक मॉडल वाली मेम्ब्रेन होती है ना, सिंगल निकल्सन वाली, वैसे ही कि जी ऐसे फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स होंगी, ये फॉस्फोलिपिड्स की ऐसी दो लेयर्स होंगी, वही वाला स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, ऐसा वाला। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा तो नहीं ड्रॉ कर सकता। तो इसकी मेम्ब्रेन, अगर इसकी क्या, क्लोरोप्लास्ट की भी मेम्ब्रेन ऐसी ही होती है। तो ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है ये, और अंदर का हिस्सा जो है वो थैलेकॉइड ल्यूमन कहलाता है। अंदर का हिस्सा जो है ना, वो ये मेम्ब्रेन हो गई थैलेकॉइड की, इसको हम कहते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट की डबल थी, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल लेयर होती है, बस एक ही मेम्ब्रेन होती है। जबकि अंदर वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है थैलेकॉइड ल्यूमन। ठीक है जी। अब ये जो रिएक्शंस होता है ना, ये लाइट रिएक्शन, ये जिन मॉलिक्यूल्स में होता है उनको हम पूरी चेन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वो जो पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो आपको थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में मिलती है यहाँ पर। अभी तो मैं रफ सी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे आपके पास ये होगा जी एक फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू, फिर इसी तरह यहाँ होगा फोटो सिस्टम वन होगा, फिर यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स कैरियर मिलेंगे। इसी तरह कहीं पर यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पे मिल जाएगा जी एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन एटीपेस। इस तरह यानी मेम्ब्रेन पे, यानी ये जो लाइट रिएक्शन जिन चीज़ों में होगा, अभी हम बात करेंगे उनकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है पूरा, वो आपको थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर चढ़ा हुआ मिलता है। तो इसलिए हमने कहा है कि दिस लाइट रिएक्शन अकर्स इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जिन जगहों पे हो रहा होता है वो चीज़ें आपको थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स में मिलती है। तो ये पूरी जो है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन, नाम से जाहिर हो रहा होगा आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा ये एक जगह से दूसरी जगह, और ये लाइट रिएक्शन इसी में हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये इसकी साइड हो गई लाइट रिएक्शन की। क्लोरोप्लास्ट में जो थैलेक्वाइड है उनमें लाइट रिएक्शन होगा, स्ट्रोमा में डार्क। अभी हम लाइट की बात कर रहे हैं, डार्क को छोड़ देते हैं। तो थैलेक्वाइड के अंदर भी अगर आप आओ तो थैलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर आपके पास सर्टेन मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये लाइट रिएक्शन इन मॉलिक्यूल्स में होता है और ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको मेम्ब्रेन पे ही मिलता है। लिहाजा हमने कहा है कि जी थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में ये रिएक्शन हो रहा होता है। बाकी जो है क्लोरोप्लास्ट वगैरह वो सब यहीं पर ही आ रहे हैं। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन्हीं में ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट्स वगैरह सब इन्हीं में ही है। ठीक है, तो यहीं पर इसी में पिगमेंट्स होते हैं। तो ये इसकी साइड हो गई। लाइट रिएक्शन जो है वो रोशनी में होता है, रोशनी की मौजूदगी में होता है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे हो रहा होता है। उसके बाद अगली बात जो हम बात करें इस पर आपसे, वो ये कि इसका काम क्या होगा, इसने करना क्या है। इसने 3-4 काम करने हैं जी। पहला काम इसका जो होगा, इससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं, इसका पहला काम होगा जी फोटोलाइसिस। एक काम ये करेगा ये फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेक। ठीक है, फोटो का मतलब हो जाएगा, फोटो का मतलब होता है लाइट यानी रोशनी, और लाइसिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रेक, तोड़ना। तो रोशनी की मदद से तोड़ना, ऐसे ही कुछ मायने बन रहे हैं। तो ये पहला काम करेगा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस होता है जी पानी का ब्रेक डाउन। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, मैं उसका रिएक्शन लिख देता हूँ आपके सामने, बाकी हम डिटेल में जब होगा तब बात कर लेंगे। कि ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल होगा जी H2O। लाइट की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, दो हाइड्रोजन है तो आपको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन H पॉजिटिव मिल जाएंगे, और आपको एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिल जाएगा। ये हमने हाफ लिखा है O2, O के 2 मॉलिक्यूल, उसका हाफ तो ये एक ही हो जाता है, और साथ साथ आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हैं, तो वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। ठीक है, तो बाउंड ब्रेक हो गया तो हाइड्रोजन एज इट इज आ गया, और हाइड्रोजन का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो बाहर, वो ये रहा, और इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी। ठीक है, ये कहलाता है रिएक्शन फोटोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, आप देखोगे लाइट रिएक्शन के अंदर पानी का मॉलिक्यूल एक स्टेज पे आके टूटेगा, आपको क्या क्या मिलेगा, आधा मॉलिक्यूल मिल जाएगा जी O2 का, यानी एक ऑक्सीजन का एटम, और 2 हाइड्रोजन के आइंस और 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला काम तो वो ये करेगा। और दूसरा काम जो होना है ना, वो क्या होगा जी, फॉर्मेशन ऑफ NADPH, फॉर्मेशन ऑफ NADPH, यानी NADPH की फॉर्मेशन होगी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ NADPH। तो ये आपको रिएक्शन याद होगा कि NADP नाम का कंपाउंड होगा एक। ठीक है जी, वो अपने साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन के एटम्स को मिला लेगा, आइंस को मिलाएगा। जाहिर बात है, आइंस को मिलाएगा तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन्स की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। अब ये हाइड्रोजन को मिला रहा है तो हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो 2 चाहिए होंगे इसको, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लेगा ये। ठीक है, और ये फिर तैयार हो जाएगा क्या, NADPH2, NADPH2। ये आपके पास कंपाउंड होगा, और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए, यानी कि इसने रिडक्शन किया हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर एनर्जी होगी। लिहाजा ये क्या होगा, एक एनर्जी रिच कंपाउंड होगा। ठीक है जी, तो ये दूसरा काम करना होगा जी लाइट रिएक्शन के अंदर। NADP नाम का जो मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन आइंस को लेगा। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब ये हाइड्रोजन को मिलाएगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ले लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, आराम से बन जाएगा, तो ये NADPH2 बन जाएगा। अब चूँकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, लिहाजा इसके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, और हाइड्रोजन भी कैरी कर रही है। अगले रिएक्शन में यानी डार्क रिएक्शन में ये हाइड्रोजन लेके जा रहा होगा। आप देखोगे जहाँ हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी वहाँ ये NADPH इस्तेमाल हो जाएगा, हाइड्रोजन दे देगा। तो ये दूसरा काम होगा जी NADPH का फॉर्मेशन। और तीसरा काम जो होना है वो है जी फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP भी बनता है लाइट रिएक्शन के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP की फॉर्मेशन भी होगी। अब ATP भी मैंने आपको बताया था कि जी बहुत यूज़ होगा जी। ATP में क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा जी, कि क्लोरोप्लास्ट में ADP के मॉलिक्यूल्स होंगे,
और इनको आप इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो ये क्या करेगा, फॉस्फेट पॉजिटिव को साथ अपने साथ कंबाइन कर लेगा। आप इलेक्ट्रॉन्स दोगे तकरीबन 3 आप कह लें हाइड्रोजन या किसी इसके जरिए आप इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड कर दोगे। इसको हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, इसको हम एनर्जी दे देते हैं, अभी एनर्जी लिख देते हैं, क्योंकि हमने एनर्जी का वर्ड अभी अगले स्टेप में यूज़ करना है। आप एनर्जी इसको सप्लाई करोगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये फॉस्फेट के साथ ये बॉन्ड बना देगा, ये तैयार हो जाएगा ATP। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं इसने, एनर्जी गेन की हुई है, रिड्यूस हुआ है ये भी, लिहाजा ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड होगा। ये भी अपने अंदर एनर्जी कैरी कर रहा होगा, आगे के रिएक्शन के अंदर ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये तीसरा काम होगा फॉर्मेशन ऑफ ATP। और ये जो आप देख रहे हो NADPH और ATP, तो इसके ये दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड है, इनमें एनर्जी स्टोर हुई है। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो लाइट से आ रही है। लाइट से, यहाँ देख रहे हो ना आप, एनर्जी रिच कंपाउंड, या 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, इनमें एनर्जी स्टोर हुई भी होगी, यहाँ पर भी आपने इलेक्ट्रॉन्स दिया, उसमें भी एनर्जी स्टोर हुई भी होगी, लिखा हुआ है हमने एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से आई है, ये सूरज से आ रही है, लाइट रोशनी। इसलिए हमने इसको लाइट रिएक्शन कहा है, क्योंकि लाइट ज़रूरत होगी आपको, तो लाइट इस्तेमाल करोगे, उससे आप एनर्जी जनरेट कर लोगे, और वो एनर्जी फिर आप इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में NADP और ATP को प्रोवाइड करोगे, बॉन्ड्स बन जाएंगे और ये 2 कंपाउंड तैयार हो जाएंगे। तो ये लाइट रिएक्शन के 3 काम होंगे जी, फोटोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ द NADPH और फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो लाइट रिएक्शन के बारे में मजीद बात करें अगर हम, तो लाइट रिएक्शन जो अकर करता है जी, वो आपके पास, यानी लाइट रिएक्शन हमने तो देखा है कि थैलेक्वाइट की मेम्ब्रेन पे हो रहा है। मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ ये वाली दोबारा। ये लाइट रिएक्शन है, ये थैलेक्वाइट की जो मेम्ब्रेन है इसमें होगा। तो ये जो सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस कह लें, क्योंकि ये भी कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये खुद भी बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी ये जो सारे मॉलिक्यूल्स इसमें यूज होंगे ना, अभी आपके लाइट रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, उन सबको आप कह रहे हो तो कंबाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो हमारे ये तो लाइट रिएक्शन जिन सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स में होगा, जिन मॉलिक्यूल्स में ये होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और फिर हर एक मॉलिक्यूल भी कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो कॉम्प्लेक्सेस कह लेंगे, उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा वर्ड कॉम्प्लेक्सेस रहेगा। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस यूज होंगे इस लाइट रिएक्शन में, उन सबको हम कंबाइनली कह रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनमें क्या होते हैं जी, इनके अंदर एक कहलाते हैं फोटो सिस्टम्स होते हैं जी एक। उसके अलावा इनमें होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, और कुछ जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स होते हैं, यानी मेम्ब्रेन से जुड़े हुए, वही थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से जुड़े हुए प्रोटीन, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स। ये 3 चीज़ें होंगी आपके पास, 3 कॉम्प्लेक्सेस होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। फोटो सिस्टम्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स होते हैं। फोटो सिस्टम्स जो हैं, इनके अंदर वो पिगमेंट्स हैं असल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, CGD, उसके अलावा कैरोथिनोइड्स और फाइकोबिलिन और एक्सेंथोफाइल, वो जो पिगमेंट्स हैं ना, जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये लाइट को रिसीव करेंगे, ये जो लाइट है उसको लेकर आएंगे इस रिएक्शन के अंदर। तो वो जो पिगमेंट्स हैं वो आपको मिलते हैं इनमें, फोटो सिस्टम्स में। तो ये क्या है जी, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पिगमेंट्स, यानी इनके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पिगमेंट्स। सबके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर नाम से ही जाहिर है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इनमें आएगा, ये लेके जाएंगे, आगे ले आकर के छोड़ देंगे। यानी एक मॉलिक्यूल या एक कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और दूसरे कॉम्प्लेक्स को या दूसरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मिसाल के तौर पे ये एक फोटो सिस्टम है, ये एक फोटो सिस्टम है, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और फिर इसमें से इसमें जाएगा। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कैरी करा, एक फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे फोटो सिस्टम से दिया। तो ये इनका काम होगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का। जबकि ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स हैं, दे आर एक्चुअली इंजाइम्स, ये इंजाइम्स हैं और ये कुछ सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है जी, एक NADP रिडक्टेस कहलाएगा, एक कहलाएगा ATPase। तो ये दोनों, एक ATP बनाएगा
और एक जो है वो आपका NADPH बनाएगा। तो ये एंजाइम्स होते हैं, आपको पता है एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसलिए हमने इनको कहा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स। तो दे आर एंजाइम्स, दे विल सिंथेसाइज NADP एंड ATP। ठीक है, तो अब हम ज़रा इनकी और डिटेल में जाएंगे, फोटो सिस्टम्स की, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की और मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स की। तो मोबाइल पहले फोटो सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। फोटो सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द पिगमेंट्स, इनमें पिगमेंट्स स्टोर हुआ होता है। दो तरह का हमारे पास फोटो सिस्टम होगा, मैं कहाँ लिखूँ नीचे, हाँ। तो सबसे पहले हम फोटो सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, दे आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पिगमेंट्स। एक एक फोटो सिस्टम में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जी, और बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो एक ये रहा, एक ये जी, बहुत सारे 10-15 जो मॉलिक्यूल्स हैं, पिगमेंट्स हैं सॉरी, क्लोरोफिल और एक्सेंथोफाइल, उनका एक ये रहा। ठीक है, इस तरह का ये 2-4 पिगमेंट्स यहाँ पर हैं, 2-4 पिगमेंट्स यहाँ पर हैं, 2-4 पिगमेंट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, ऐसे ये होता है, ये पूरा एक फोटो सिस्टम हो जाएगा। बहुत सारे पिगमेंट्स का कलेक्शन, यहाँ पे भी 2-4 नहीं है सर, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स है, ये भी कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स है, ये भी कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स है, ये पूरा एक फोटो सिस्टम हो जाएगा। तो फोटो सिस्टम एक्चुअली दी कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे, मैं सारे नाम तो नहीं लिख सकता, जैसे कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मेजर मेजर की बात करूं अगर मैं, तो क्लोरोफिल होगा A, क्लोरोफिल होगा B, उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स होगा, कैरोटीन कैरोटीनॉइड्स होता है, एक्सेंथोफिल, फाइकोब्लिनिन वगैरह वगैरह, बहुत सारे होते हैं। काम होता है इनका बस वही, लाइट को एब्जॉर्ब करना। अब ये जो क्लोरोफिल A भी होता है ना, ये आप समझ लो ये ब्लू, वायलेट, ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जबकि येलो और ऑरेंज जो है वो कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये जो आपकी सूरज की रोशनी है, ये जो वाइट लाइट होती है, ये कोई एक लाइट नहीं होती है, 7 लाइट का कॉम्बिनेशन होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब क्लोरोफिल सारी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्लोरोफिल आपका जो है वो समझ लो रेड और वायलेट और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रीन को तो ये रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो ये ग्रीन नज़र आ रहा है। तो बाकी जो बच गई येलो और ऑरेंज, उनको ये कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो यूँ ये जो है बहुत सारे पिगमेंट्स चाहिए, नहीं तो अगर सारी लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर सकता तो फिर कैरोटीनॉइड्स वगैरह नहीं होती। तो जो लाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ वो कोई दूसरे कोई पिगमेंट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोई लाइट कोई पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए डिफरेंट पिगमेंट से बना हुआ होता है ये। ये बहुत सारे पिगमेंट्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे पिगमेंट्स जमा हुए होते हैं। दो हिस्से होते हैं इसके, एक कहलाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कह लें 2 पार्ट्स कह लेते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं जी इसके, 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट आप कह लोगे जी एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स। और दूसरा पार्ट जो है वो आप कह लो इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं, रिएक्शन सेंटर। ये 2 पार्ट्स होंगे इसके, एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। ठीक है जी, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये ऐसा कुछ मामला है जी कि ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक लगा लेते हैं हम। ठीक है, ये मैंने ज़रा डिफरेंट कलर कर दिया, ये रिएक्शन सेंटर हो गया। तब ये भी कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट्स है, ये भी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पिगमेंट्स है, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पिगमेंट्स हैं। ये सारे को हमने एक फोटो सिस्टम कहा हुआ है, ये एक फोटो सिस्टम है, PS इसका एब्रीविएशन यूज किया जाता है। अब इसमें ये जो 4 है ना नीचे वाले, इनको हम कहेंगे ये एंटीना कॉम्प्लेक्सिस है, ये एंटीना कॉम्प्लेक्सिस है। जबकि ये वाला जो है ये रिएक्शन सेंटर कहलाएगा। इनके अलग अलग काम है, इसलिए इनके अलग अलग नाम रख दिए हमने। अभी काम जब हम पढ़ेंगे ना, पूरा प्रोसेस देखेंगे तब समझ में आएगा। तो ये वाले जो शुरू के कॉम्प्लेक्सेस हैं पिगमेंट्स के, इनको आप कहोगे कि ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, और ये वाला जो है वो रिएक्शन सेंटर है। काम इसका क्या है जी, इट एब्जॉर्ब लाइट। ये तो मैं डायग्राम मिटा देता हूँ, अभी नीचे बनाएंगे। इसका काम क्या है जी, दे एब्जॉर्ब लाइट। ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्शन को स्टार्ट कर लेंगे। दे एब्जॉर्ब लाइट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मेजर काम। ठीक है जी, ये आपके पास होते हैं फोटो सिस्टम्स। 2 बड़े फोटो सिस्टम्स हमारे पास होंगे, एक कहलाएगा PS1 और एक कहलाएगा PS2। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2।
फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसका आपने नाम 1 रखा है। फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था, तो इसलिए आपने उसका नाम बाद में रखा है। मज़ेदार बात यह है कि ये पहले डिस्कवर हुआ है PS1 और ये बाद में, लेकिन इसका काम पहले आता है। PS2 का काम पहले आएगा, PS1 का काम बाद में आएगा, तो नाम उल्टे हो गए एक लिहाज से। तो ये डिस्कवर पर नाम रखे गए थे, इसकी डिस्कवरी जब हुई थी, लेकिन बाद में पता चला इसके काम उल्टे हैं जी। पहले PS2 इस्तेमाल होगा और उसके बाद PS1 इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी आप देखोगे। तो ये जो है आपके पास PS1 और PS2 हो जाते हैं जी। PS1 को हम एक और नाम देते हैं जी P700, ऐसे शॉर्ट सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। जबकि इस PS2 को हम एक और नाम देते हैं जी P680। पी से मुराद तो वही हो गया जी, फोटो सिस्टम। और ये 700 या 680 क्या है, ये इनकी वेव लेंथ है। मैंने को बताया ना, ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो PS1 होता है, ये 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जबकि PS2 जो है ये 680 नैनोमीटर वेव लेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। आपकी जो वाइट लाइट है ये, अच्छा लाइट क्लास ड्रॉप हो तो बच्चों ज्वाइन कर लिएगा।